नमस्ते दोस्तों, शिवांगी मिश्रा आपका ढेर सारा सुर ढीला में स्वागत करती है। तो दोस्तों, आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों को इस बारे में बताऊं कि मैं शेरो शायरी कैसे लिखती हूं, क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर पूछते हैं माँ आप कैसे लिखती हैं, आप क्या सोच करके लिखती हैं, क्या आपका कोई तरीका होता है लिखने का। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये टॉपिक चूज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कविता करना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, कुछ भी। तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करने में क्या ही हर्ज है, और मैं आप लोगों को सिर्फ अपना तरीका बताना चाहती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ या मैं किस तरह लिखती हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे पास संगीत का कोई बहुत नॉलेज तो है नहीं कि मैंने कोई बहुत राइटिंग वर्क किया है या मैं कोई प्रोफेसर हूँ या मुझे बहुत कुछ आता है। तो मैं बस मेरा जो तरीका है कि मेरा वो क्या तरीका है जो मैं आप तक पहुँचाऊँ, और मैं आप लोगों में से किसी को, बहुत सारे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं तो उन्हें हेल्प हो जाए। तो यही सोच करके मैंने कहा कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊं जिससे हो सकता है कि आपको कुछ मदद मिले, लिखने में मदद मिले। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से उस पॉइंट पे डिस्कस करना चाहती हूँ, तो मैं उस पॉइंट पे आती हूँ। तो देखिए, पहला मेरा मानना ये है, इससे पहला मेरा पॉइंट है दिल की सुनो। अब आपको लगेगा दिल की सुनो, तो दिल की सुनो का मतलब होता है कि हम जब भी हमारे विचारों पर सबसे ज़्यादा तो असर पड़ता है जब दिल में जो बातें जाती हैं वो लिखावट में आती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गए हैं, अब शादी में का माहौल, शादी में खुशनुमा माहौल है, चारों तरफ शोर भीड़ भड़क्का, डांस गाने म्यूज़िक, तो बल्ले बल्ले दिल कर रहा है। अब वो बल्ले बल्ले का जो माहौल है, जब वो आप लेके अपने घर लौटते हो तो क्या होता है, आपका मन भी अंदर से नाच रहा होता है, आप भी उस मोमेंट में होते हो। वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि आप उस समय आपका भी मन थिरक रहा होता है। तो जब आप ऐसे टाइम पर लिखने बैठोगे तो वो सारी जो थिरकना है, जो डांस है, जो मूड है, वो सब लिखावट में आएगा। अब उस समय लिखते वक्त आप चाहे बल्ले बल्ले ही क्यों ना लिख दो, या अरे बड़ा मज़ा आया शादी में, तो आपने लिख दिया बड़ा मज़ा आया शादी में। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ लाइन है। नहीं, ये लाइन नहीं है। ऐसे ही एक लेखक या एक जो भी कोई लिखता है वो इसी तरह लिखता है। भावनाएं उस समय काम कर रही होती हैं, तो हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीज़ें निकल जाती हैं, जो पेपर पे आ जाती हैं, कलम से अपने आप कलम चलती है। तो या आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गम का दौर चल रहा है, किसी से ब्रेकअप हो गया है, या आप बहुत किसी दुख दर्द महसूस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आपके यहाँ कोई तकलीफ़ में है, उसकी वजह से आप बहुत पेन में हैं। तो जब आप अपने आप उस समय में ही, उस हीट ऑफ द मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप उस मोमेंट से बाहर निकल गए हो, वक्त दूर चले गए हो, तब ये भावनाएं शायद उतनी प्रबल ना हो। मैं भावनाओं की प्रबलता की स्थिति में लिखने की बात कर रही हूँ, जो मैं करती हूँ। लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो करती हूँ वो उस हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीज़ें मन से निकलती हैं उन्हें मैं एक पेपर पे लिखती हूँ। तो वो अक्सर जब बाद में मिलजुल करके वो कोई गाना या किसी भी तरीके की शायरी या किसी तरीके की कविता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में दिल की सुनिए, कि जो दिल कह रहा है उस समय आप पेपर उठाइए, पेन उठाइए और लिख दीजिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि शब्दकोश। दूसरा पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या ये कह लीजिए कि सबसे मेन पॉइंट यही है, क्योंकि बिना शब्दकोश के तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब आपको हिंदी की नॉलेज नहीं है, उर्दू की नॉलेज नहीं है, इंग्लिश की नॉलेज नहीं, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। इंग्लिश तो चलिए मान लीजिए किनारे कर दीजिए, लेकिन अगर आपको अपनी मातृभाषा का, वो कोई भी हो सकती है जिसमें भी आप लिखते हैं, अगर नॉलेज की कमी है तो बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि फिर आप अपनी भावनाएं सही शब्दों में लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दुख शब्द है, अब दुख एक ही शब्द है आपके पास, दुख दुख। अगर आपके पास और हताशा, निराशा या और बहुत सारी बहुत सारे शब्द आपके पास नहीं है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करिएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना शब्दकोश बढ़ाइए। शब्दकोश बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं,
हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी भी आती है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी भी आती है हर तरीके की। उनसे आप शब्दकोश बढ़ा सकते हैं, कुछ कुछ शब्द उनसे पढ़ सकते हैं। कठिन हिंदी के शब्दों का सरल हिंदी के शब्दों का में ट्रांसलेशन, सरल हिंदी के शब्दों को कठिन हिंदी शब्द क्या होगा, इसके लिए भी डिक्शनरीज आती हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। किताबें पढ़िए, शेर व शायरी की बहुत अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप पढ़ते रहिए, मेरा बेसिकली मतलब है कि कुछ पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत सारे शब्दकोश आपके बढ़ेंगे। और यूट्यूब पे आप शेर व शायरी सर्च करेंगे तो आपको, जब आप जानते ही हैं कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो फिर लगातार आपको उसी तरीके का कंटेंट वो दिखाता है, तो उस तरीके के कंटेंट बार बार आपके सामने आएंगे। तो शेर व शायरी, गाने से रिलेटेड चीज़ें जब आप खोजेंगे तो वो बार बार सजेशन में आएंगे, तो बार बार आपको वो पढ़ने को मिलेगा। और अब तो उर्दू के शब्दकोश बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू शब्दकोशों पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बना बना के, तो उनमें आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हिंदी के शब्दकोश आप बढ़ा सकते हैं, हिंदी कठिन शब्द, बहुत सारे हिंदी के खूबसूरत शब्द, देखिए उन सारे शब्दों को आप सीख सकते हैं बिना शब्दों के गहनता के, ज़्यादा जानकारी के। आप लिखने बैठेंगे तो आप लिखने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके पास शब्द ही नहीं होंगे लिखते वक्त। और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि शब्द ही नहीं मिलते हैं, मुझे तो अभी भी बिल्कुल शब्द नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं भी कोई बहुत ज़्यादा, आप अगर मान लीजिए फर्स्ट में होंगे तो मैं सेकंड में हूँ, बस यही इतना अंतर होगा। मेरे पास भी कोई बहुत सारे शब्द नहीं हैं, मेरे पास भी शब्दकोश छोटा है, मैं भी लर्नर हूँ, स्टूडेंट हूँ, सीख ही रही हूँ। तो इस हिसाब से मेरा ये कहना है कि शब्दकोश बढ़ाइए और यूट्यूब पे देखिए कविता बुक्स वगैरह, जो कविताएँ वगैरह की किताबें होती हैं, शेर व शायरी की किताबें मिलती हैं, उन्हें पढ़िए, तो शब्दकोश पर ध्यान दीजिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि लिखिए। अब आप कहेंगे लिखिए शांत जगह। अब शांत जगह पे लिखने का मतलब है कि, शांत जगह पे लिखने का मतलब होता है कि अक्सर हम क्या होते हैं कि जो शब्द हम लिखना चाहते हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर चल तो रहे हैं, लेकिन माहौल का बहुत असर पड़ता है। ये माहौल का असर इसलिए पड़ता है क्योंकि शोर हो रहा है, यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, चारों तरफ शोर है, तो उसमें जब आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको अपने ही शब्द नहीं सुनाई देंगे। लिखने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपको अपने ही शब्द नहीं सुनाई देंगे। तो लिखते वक्त खासकर इम्पॉर्टेंट है कि शांति होनी चाहिए। ये भी एक मेरा पॉइंट है, मैं उसको शायद पहले बोल दिया है मैंने। मेरा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माहौल का बहुत ध्यान रखिए। माहौल एक तरीके का पॉइंट है, शांति होनी चाहिए माहौल में। या आप जैसे बगीचे में लिखते हैं बहुत सारे लोग, तो जब बगीचे में लिखेंगे तो तितलियाँ, चिड़िया, चारों तरफ की ग्रीनरी, वो आपको खूबसूरत लिखावट में मदद करेगी। तो माहौल का बहुत असर पड़ता है। और लिखने के लिए रफ़ वर्क करिए। लिखने से मेरा मतलब है रफ़ वर्क करिए। रफ़ वर्क करने का मतलब है कि जब पहली बात तो हम बहुत टाइम से, बहुत सारे लोग हैं लिखे ही नहीं होते हैं, तो लिखते वक्त उनकी इतनी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उन्हें लिखने में इतनी दिक्कत होती है, एक एक शब्द को लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उर्दू वर्ड लिखने में बहुत टफ लगता है, तो वो लिखते लिखते ही आपको सरलता की तरफ ले जाएगा। तो लिखिए खूब, तो लिखने से आपकी लिखावट मजबूत होगी। और माहौल का बहुत ध्यान रखिए कि शांति भरे माहौल में जब आप लिखेंगे, या ऐसे माहौल में लिखेंगे, खूबसूरत माहौल में लिखेंगे, या मतलब किसी अच्छे जगह पे बैठ के लिखेंगे, तो वहाँ आप ज़्यादा अपने चीज़ों पे, अपने शब्दों को ज़्यादा गहराई से सुन पाएंगे, आपका मन सुन पाएगा बेसिकली, तो आपको लिखने में आसानी होगी। हाँ, तो फिर आगे बढ़ती हूँ। अब अगला पॉइंट है विचारों पर ध्यान देना। तो विचारों पर ध्यान देने से मेरा मतलब है, ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है एक्चुअली। लेखक, शेर व शायरी वाले जो लोग हैं वो बहुत खूबसूरती से अपने विचारों को देखना, ऑब्ज़र्व करना जानते हैं, जो शायद एक आम आदमी नहीं जानता है। एक्चुअली वही चीज़ उन्हें लेखक या कविताकार या जो भी बनाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम आसपास, जब आप घर से निकलते हैं सुबह, जब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तो वो एक्चुअली जब बाहर निकलता है तो सड़कों पर आप निकलते हैं, पता चला कि सड़क के किनारे कोई गरीब बैठा हुआ है,
बस में बहुत सारी भीड़ है, बारिश का मौसम हुआ पड़ा है, बादल घिरे हुए हैं, तार पे चिड़िया बैठी हुई है, या कहीं छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो एक्चुअली हम लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हम रोज़ ही निकलते हैं, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम उसे गहराई से नहीं देखते हैं, विचारों के स्तर पर उसे नहीं ले जाते हैं, हम उसे गहनता से विचार नहीं करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। और एक जो लेखक या कवि, हम में उनमें बस यही बेसिक अंतर होता है कि वो बहुत गंभीरता से उन सारी चीज़ों को देखते हैं। वो जब अपने किसी भी विचार को देखते हैं तो बड़ी गंभीरता से देखते हैं, लेकिन हम लोग विचारों को बहुत ऊपर ऊपर की सतह पर देखते हैं। जैसे माँ रोजी खाना बनाती है किचन में, तो अब हम जब उसे देखेंगे तो हम, हाँ वो खाना बना रही हैं, और हम ऊपर ऊपर से देख कर निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कवि है, अगर कोई लेखक है, कोई कहानीकार है, तो वो उसको बिल्कुल ही अलग तरीके से देखता है। वो देखेगा कि माँ के चेहरे पे भाव क्या है, वो इस समय क्या महसूस कर रही हैं, क्या मुस्कुरा के रोटी सेक रही हैं, कि कुछ गंभीर लग रही हैं, क्या कुछ चिंता में है। तो ये वो, या माँ के बाल खुले हुए थे आज, माँ आज अच्छी लग रही थी, माँ ने साड़ी आज कुछ अच्छी नहीं पहनी। वो अपने विचारों को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। कोई लड़की बगल में, बस में आप चढ़े, कोई लड़की बगल में आके बैठ गई, तो जो अगर एक आम आदमी रोज़ की दिनचर्या है, कोई बैठ गया, ऊपरी ऊपरी सतह की बात हो जाएगी। लेकिन जो एक लेखक होगा, जो एक कविकार होगा, जो एक कहानीकार होगा, जो कविता लेखक होगा, शेर व शायरी वाला व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा, वो उस व्यक्ति को एक अलग नज़रिए से देखा। उसकी कानों की बालियाँ खूबसूरत लग रही थीं, उसने हाथों को थोड़ा सा जो है, उसकी मुद्राएं, उसके चेहरे के भाव, वो सब पढ़ने की कोशिश करेगा। एक्चुअली वो गहनता से, गहराई से ऑब्ज़र्व करता है सिचुएशन को। तो देखिए, बिना गहराई से सिचुएशन को ऑब्ज़र्व किए बिना कोई भी लिख नहीं सकता, कोई किसी तरीके की कविता नहीं पैदा हो सकती किसी भी तरीके से आप, क्योंकि ये सब भावनाओं का खेल है। हम भावनाओं के स्तर पे, इमोशंस पे जितना ज़्यादा काम करेंगे, उसी तरीके से वो सारी चीज़ें निकलेंगी। तो देखिए, आप अपनी भावनाओं पर उनको गहराई से लीजिए। जब आप किसी सिचुएशन में हो तो उन्हें ऑब्ज़र्व करिए गंभीरता से, चीज़ों को आसपास की गंभीरता से देखिए, उन्हें उन संवेदना के साथ जाने दीजिए। क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी जो होता है वो काफ़ी संवेदनशील होता है। तो थोड़ी संवेदना पे काम करना व्यक्ति को अच्छा, खूबसूरत इंसान बनाता है। अक्सर कहा जाता है कि जो कहानीकार होते हैं, गीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत इंसान होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो भावना के स्तर पे काफ़ी विकसित होते हैं, उन्होंने भावनाओं में काफ़ी बढ़त पाई होती है। वो हर चीज़ को ऊपर ऊपर की सतह से नहीं देखते हैं, गहराई से देखते हैं। तो इससे उनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी डेवलप करते हैं, उनका EQ लेवल काफ़ी ऊपर जाता है। तो इससे वो किसी व्यक्ति को, विशेष को समझने में उन्हें बहुत आसानी होती है। तो एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति बनने में भी उससे मदद मिलती है। तो इससे तो हर स्तर पे इंसान को गहराई से काम लेना भी चाहिए। तो एक तो मेरा पॉइंट ये था। अच्छा, एक है कि शर्माना नहीं है, शर्म को किनारे करना या शर्म निकालना। अब ये शर्म निकलेगी कैसे? अब मान लीजिए आप लिखते हैं, छुप छुप के थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। अब पता चला कि आप जो भी लिखा है वो आप ही तक है। अब आप उसको किसी को बताएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं अपनी रचना को, तो कैसे पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा लिखा? उस प्रतिक्रिया लेना किसी दूसरे की, तो उस प्रतिक्रिया को आप जब तक लेंगे नहीं दूसरों से, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी रचनाएं दिखाइए, सुनाइए, जिस व्यक्ति पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकिए, फेथफुल हो, वो आपकी मखौल ना उड़ाए, वो आपकी हंसी ना उड़ाए, वो आपकी रचनाओं को गंभीरता से ले। वो कितनी भी बचकानी हो, बेमानी हो, लेकिन उन्हें वो गंभीरता से ले, उन्हें समझे कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ये बात बताएंगे, सुनाएंगे, कोई भी भरोसेमंद हो सकता है, आपका दोस्त हो सकते हैं, माता पिता में से कोई हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है जो बहुत ख़ास तौर से आपके करीब हो, तो उसे अपनी रचना को दिखाइए, सुनाइए। इससे वो
आपको एक तो पहली बात वो सही क्रिटिक होगा, वो सही दिशा में आपको ले जाने की कोशिश करेगा कि नहीं ये चीज़ आपने गलत लिखी है या ये इस जगह जो है आप सही कर सकते हैं। और आपके शब्दकोश को भी हो सकता है बढ़ाने में मदद करे। हो सकता है वो आपको शब्द दे दे 2-4 कि नहीं यार ये शब्द तुमने ये डाला है, इस शब्द की जगह तुम ये शब्द का इस्तेमाल भी तो कर सकते हो। तो वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। साथ में आपको जो है क्या कहते हैं शब्दकोश में भी मदद करेगा और साथ में सुनेगा तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि नहीं नहीं रचना अच्छी है। अगर उसने कह दिया कि नहीं रचना अच्छी है, तुम लिख सकते हो, लिख रहे हो, बढ़िया लिख रहे हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और आप 4 लोगों को और सामने सुनाने की हिम्मत जुटा पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि अपनी गलतियों से बिल्कुल नहीं डरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से एकदम रिलेटेबल पॉइंट है, एकदम जुड़ा हुआ है। ये 2 पॉइंट अलग अलग नहीं है, मैं इन्हें अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए अपनी गलतियों से ही सीख कर इंसान गलतियों का पुतला है और हम सब अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे जाते हैं। हम सब जब तक की गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। तो गलतियों से सीखिए, गलत करिए, बार बार गलतियाँ होंगी, गलतियाँ होना कोई बुरी बात नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है, हम सब गलतियाँ सीख सीख कर के ही बड़े हुए हैं। तो गलतियाँ करने से बिल्कुल मत डरिए, गलतियाँ करिए। बस किसी व्यक्ति भरोसेमंद व्यक्ति के सामने जब अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे तो गलतियाँ जो आपकी होंगी वो आपको डीमोटिवेट नहीं करेगा। बस ये है गलतियों, अब मान लीजिए आपने कोई गलती की और आपने सबके सामने चीज़ें प्रेजेंट कर दी, अननोन के सामने, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसने आपकी हंसी उड़ा दी सीधे सीधे, तो आपका क्या हो जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है एकदम ही गायब हो जाएगा। आप एकदम कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप फिर उदास हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा मैं लिख नहीं सकता, मैं कभी नहीं लिख सकता। तो इस भावना वो भावना आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो इसलिए जो है किसी भरोसेमंद को सुनाइए और बिल्कुल बेधड़क गलतियाँ करिए। गलतियों से हम सब सीखते हैं। गलतियाँ करिएगा तो उन्हें रिपीट मत करिए, गलतियों को रिपीट मत करिए। गलतियाँ रिपीट करने मतलब सीखते रहिए। गलतियाँ करिए, उन्हें सही करिए, फिर गलतियाँ अगली कोई नई गलती करिए, उसे ठीक करिए। तो इससे क्या होगा, गलतियाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपका काम जो है वो सुधरने लगेगा, आपकी रचनाओं में और मजबूती आने लगेगी। तो बस दोस्तों यही मेरा जो है टोटल पॉइंट थे मेरे, जो जिससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, थोड़ा लिखने की कोशिश की है। बेसिकली मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही एकदम बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है लिखने में। बस ये जो कुछ मतलब जो मुझे अपने लिखने में जो मैं इस्तेमाल करती थी उसी तरीके से मैंने आपको बताया है। कोई मैं बहुत काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको कोई सजेस्ट करने के लायक हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल लायक नहीं समझती हूँ। बस मैं आपको अपना दोस्त समझकर, अपने जो हो सकता है कुछ बहुत सारे छोटे भाई बहन लिखते हों, कुछ बड़े लिखते हों, कुछ मेरे बराबर के लोग लिखते हों, मुझे जो भी अपना समझ के मैं सिर्फ अपनी बात जो मैं तरीका अपनाती हूँ बस मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको समझ में बात अच्छी लगी हो, बात समझ में आई हो, या आपको क्रिटिसाइज़ करने का मन हो कि नहीं नहीं आपने ये बात गलत कही, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए, मुझे मोटिवेट करिए या डीमोटिवेट करिए, लेकिन कुछ कहिए, कुछ बोलिए, क्योंकि आपका बोलना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी आपके दम पे स्टार्ट हो रही है, एक नया अध्याय मेरे जीवन का, वो मैं आपके साथ शुरू कर रही हूँ। आपके लिए शायद वो एक कमेंट उतना मायने ना रखता हो, लेकिन मेरे लिए आपका क्रिटिसिज्म भी कितना मायने रखता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत है, मेरे जीवन का एक नया अध्याय है और वो आपके साथ लिखा जाए इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर शिवांगी मिश्रा को अपना प्यार दीजिए या डांट या फटकार दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कुछ लिखिए, मेरे लिए कुछ बताइए, मुझे मोटिवेट करिए, मुझे आगे ले जाने की कोशिश करिए और फिर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सुर ढीला को अपना प्यार दीजिए। सुर तो ढीला ही है, उगाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाना आए चाहे ना आए। तो फिर मैं चाहूँ ओके, फिर मिलूँगी। बाय बाय।